Assalamu alaikum. Here was Mahanur Zubair for the subject of romantic and Victorian poetry. So, another poet we are going to discuss today is B.B. Shelley, and the poem we are going to discuss is Ode to the West Wind. So, let's start. The speaker invokes the wild west wind of autumn, which scatters the dead leaves and spreads seeds so that they may be nourished by the spring, and asks that the wind, a destroyer and preserver, hear him. इस पोएम के अंदर स्पीकर जो है वो वेस्ट को चलने वाली जो हवा है, जो ऑटम की जो हवा है, उसका जिक्र करता है और कहता है कि किस तरह से ये जो ऑटम की वेस्ट को चलने वाली जो हवा है डेड लीव्स को भी उड़ा करके बिखेर देती है और किस तरह से वो बीजों को भी जो है वो तरह तरह पर जगह पर हवा जो है वो ले जाती है ताकि स्प्रिंग के टाइम पर ये सारे बीज जो हैं जहाँ जहाँ बिखरेंगे वहाँ वहाँ से एक नई चीज़ जो है, एक नया पौधा, एक नया फल जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर स्पीकर इस विंड को, इस हवा को एक तरह से डिस्ट्रॉयर भी कहता है और एक तरह से प्रिजर्वर भी कहता है, एक तरह से तबाह करने वाली भी कहता है और एक तरह से बचाने वाली भी कहता है। The speaker calls the wind the dirge of the dying year and describes how it stirs up violent storms and again implores to hear him. इस स्पीकर पोएम के अंदर स्पीकर जो है वो विंड को कहता है कि किस तरह से अपने साथ तूफ़ान जो है वो लेकर आती है और किस तरह से वो उन हवा की मिन्नत समाजत करता है कि वो उसे सुने। The speaker says that the wind stirs the Mediterranean from the summer rains and cleaves the Atlantic into choppy jams, making the sepals foliage of the ocean tremble, and asks for the third time that it hear him. The speaker says that if he were a dead leaf that the wind could he bear, or a cloud it could carry, or a wave it could push, or even if he were as a boy, the comrade of the winds wandering over heaven, then he would never needed to pray to the wind and invoke its powers. स्पीकर इस पोएम के अंदर कहता है कि अगर मैं एक डेड लीफ होता, एक टूटा मुरझाया हुआ अगर एक पत्ता होता, या मैं एक बादल होता, या मैं एक लहर होता, पानी की लहर होता, या मैं एक लड़का ही क्यों ना होता, तो मुझे फिर ये जो विंड है जो कि जन्नत की तरफ से जो आवारा गर्दी करती हुई फैलती हुई हवा जो जल्दी आती है, मुझे इसकी मिन्नत समाजत ना करनी पड़ती कि ये मुझे सुने और मुझे इसकी पावर्स को और ज़्यादा इन्वोक करने की कोशिश ना करनी पड़ती, इसको ना कहना पड़ता कि ये मुझे सुने। He pleads with the wind to lift him as a wave, a leaf, a cloud, for though he is like the wind at heart, untamable and proud, he is now changed and bowed with his weight of his oars upon the earth. स्पीकर इस पोएम के अंदर विंड की मिन्नत समाजत करता है, प्लीड्स रिक्वेस्ट करता है उससे कि हवा जो है वो उसको उठा ले जाए, एक लहर की तरह, एक पत्ते की तरह, एक बादल की तरह उसको भी अपनी हवाएं जो हैं अपने साथ उसको ले जाएं। स्पीकर यहाँ पर कहता है कि मेरा दिल तो बिल्कुल वैसा ही है, हल्का फुल्का सा है, तो मैं तो अपने दिल में अगर बात करूँ तो मैं तो इन हवाओं के साथ अपने दिल में उड़ जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्राउड भी महसूस करता हूँ कि मैं इन हवाओं के साथ मेरा दिल जो है वो उड़ जाता है। लेकिन कहता है कि मैं चूँकि अब एक जवान इंसान हूँ, एक एजड इंसान हूँ, तो मेरे ज़मीन पर जो मेरा बोझ है, जो मेरा वेट है, वो कभी भी इस काबिल नहीं हो सकता कि ये हवाएं जो है मुझे अब उड़ा करके अपने साथ ले जा सकें। The speaker asks the wind to make me thy lyre, to be his own spirit and to drive his thoughts across the universe like withered leaves, to quicken a new birth. He asks the wind by the incantation of his words to scatter his words among mankind, to be the trumpet of prophecy, speaking both in regard to the season and in regard to the effect upon mankind that he hopes his words to have. The speaker asks, if winter comes, can spring be far behind? स्पीकर इस पोएम के अंदर हवाओं को कहता है कि मुझे अपने वजूद का हिस्सा बना लो, कि जिस तरह से तुम इस यूनिवर्स, इस दुनिया में उड़ती फिरती हो, चलती फिरती हो, और किस तरह से तुम मुरझाए हुए पत्तों को अपने साथ बिखेर के ले जाती हो और किस तरह से बीजों को तुम एक नया ही बर्थ देती हो, तो मुझे भी अपना वैसा ही हिस्सा बना लो। और फिर अगली ही बहुत खूबसूरत लाइन्स में वो कहता है कि जिस तरह से तुम इन वर्सेस के, जिस तरह से वो कहता है कि ये हवाएं जो हैं बिखरे हुए पत्तों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं या बीजों को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं,
तो कहता है कि फिर मेरी ये जो हवाएं हैं ये मेरे लफ्ज़ों को इंसानियत तक, मैनकाइंड तक पहुंचा दें, एक प्रोफेसी की तरह, एक पेशीन गोई की तरह मेरे लफ्ज़ों को हर इंसान तक पहुंचा दें। तो यहाँ पर वो सीज़न की भी बात कर रहा है और मैनकाइंड पर अपने वर्ड्स के होने का असर जो है वो भी देना चाह रहा है, इस दुनिया को एक उम्मीद भी देना चाह रहा है, मैनकाइंड को एक उम्मीद भी देना चाह रहा है। तो स्पीकर आगे खुद एक अपने आप से क्वेश्चन करता है कि अगर सर्दियाँ आ जाती हैं, सर्दियों का मौसम आ जाता है, तो क्या स्प्रिंग का सीज़न फिर दूर चला जाता है। यहाँ पर जब वो कहता है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर स्प्रिंग सीज़न जो है वो दूर चला जाएगा। Here the spring season is a metaphor for a spring of human consciousness, imagination, liberty or mortality. All the things Shelley hoped hit art could help to bring about in the human mind. तो यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न को मेटाफर यूज़ किया गया है इंसान की ज़मीर के लिए, उसके होशो हवास के लिए, उसकी इमेजिनेशन के लिए, उसकी आज़ादी और उसकी मॉरलिटी के लिए। ये सब चीज़ें वो हैं जो शैली महसूस कर सकता है कि एक आर्ट के थ्रू इंसान के जहन में डाली जा सके। शैली आस्क द विंड टू बी हिज स्पिरिट एंड इन द सेम मूवमेंट ही मेक्स इट हिज मेटाफोरिकल स्पिरिट, हिज पोएटिक फैकल्टी विच विल प्ले हिम लाइक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द वे द विंड स्टॉर्म्स द लीव्स ऑफ द ट्रीज। शैली इस पोएम के अंदर हवाओं को कहता है कि वो उसे अपनी वजूद का हिस्सा बना ले, अपनी रूह बना ले, अपनी स्पिरिट बना ले, और साथ ही साथ वो इस स्पिरिट को मेटाफोरिकल कहना चाहता है। वो हवाओं को कहना चाहता है कि जो मेरे अल्फाज हैं, मेरी जो पोइट्री है, उनको एक म्यूज़िकल रिदम की तरह हवाएं जो हैं अपने साथ ले उड़ें और लोगों तक पहुंचा दें। जिस तरह से हवाएं दरख्त में से पत्तों को ले जाती हैं, वहाँ से मेरी जो पोइट्री है, उसके जो वर्ड्स हैं, उनके साथ भी एक म्यूज़िकल प्ले जो है वो खेलें और उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। The thematic implication is significant, whereas the older generation of romantic poets viewed nature as a source of truth and authentic experience, the younger generation largely viewed nature as a source of beauty and aesthetic experiences. रोमांटिक्स की अगर हम पहले लोगों की बात करें तो वो नेचर को एक ट्रुथ समझते थे, एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस समझते थे, मतलब बहुत आइडियलाइज करते थे। लेकिन अगर हम बात करें लार्जर जनरेशन की रोमांटिक्स के, तो वो नेचर को ब्यूटी भी समझते हैं और एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस भी समझते हैं। In this poem, Shelley explicitly links nature with art by finding powerful natural metaphors with which to express his ideas about the power, import, quality and ultimate effect of aesthetic expression. और aesthetic क्या है? जमालियाती हुस्न। आप एक चीज़ को लेकर के, उसके ब्यूटी के लेवल को लेकर के बहुत हाई हो जाते हैं जब आप एक चीज़ को बहुत हद तक, उसकी इंतहा तक की खूबसूरती को महसूस करते हैं, तो एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस कहलाता है। तो इस पोएम के अंदर भी स्पीकर कुछ ऐसा ही महसूस करता है इन विंड्स के साथ, और उनको फिर अपनी स्पिरिट बनने के कहता है कि वो हवाएं जो हैं उसको पत्थरों की तरह ले जाएं, क्लाउड की तरह ले जाएं, वेव्स की तरह ले जाएं।